नमस्कार, इशारों इशारों में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। शुवेंदु अधिकारी, वो शुवेंदु अधिकारी जो पहले तृणमूल कांग्रेस में थे, ममता बनर्जी के बहुत करीबी थे। वो शुवेंदु अधिकारी जो तृणमूल कांग्रेस में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, यानी कि जब आंदोलन वगैरह भी होता था तो उसमें बिल्कुल ममता बनर्जी के सेकंड इन कमांड की तरह आपको पीछे वो लड़ते हुए दिखाई देते थे। फिर हुई राजनीतिक महत्वाकांक्षा सामने उजागर हुई। वो महत्वाकांक्षा शुवेंदु अधिकारी को बीजेपी की ओर लेकर के गई और ये एक तर्क ये दिया जाता है कि ये एकदम से नेचुरली होने वाला प्रोसेस नहीं था। शुवेंदु अधिकारी जो हैं वो सेंट्रल एजेंसीज के चंगुल में थे। कई बार उनके चक्कर लगे, उनसे सवाल जवाब हुए कि वो इस स्कैम में इन्वॉल्व हैं, उस स्कैम में इन्वॉल्व हैं, और उसके बाद फिर एकदम से देखने को मिला कि उनका हृदय परिवर्तन हो गया। जब हृदय परिवर्तन हुआ तो शुवेंदु अधिकारी बीजेपी ज्वाइन करके बीजेपी में आप ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के अपने लोग जैसी लाइन ना ले सकें या जिस हद तक जाकर के ना ले सकें, वैसी लाइन शुवेंदु अधिकारी लेने लगे। हमने देखा है कि उन्होंने राजनीतिक सफलता भी प्राप्त की। अगर हम उनके खुद की अगर बात करें, ममता बनर्जी के खिलाफ नंदीग्राम में लड़े, मतलब नंदीग्राम में वो लड़े और ममता बनर्जी अपनी सीट छोड़ करके 2021 के चुनाव में नंदीग्राम आई। ममता बनर्जी तो, उनकी पार्टी तो जीत गई विधानसभा चुनाव, ममता बनर्जी हार गई। तो शुवेंदु अधिकारी ने इसको अपनी एक मॉरल विक्ट्री की तरह प्रस्तुत किया। उस समय भी नारा जो है वो शुवेंदु अधिकारी के भाषणों में बहुत ही तीखा और ध्रुवीकरण पर टिका हुआ होता था, यानी कि हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, ये वाला नैरेटिव आपको हमेशा शुवेंदु अधिकारी की बातचीत में सुनने को मिला। अभी हाल फिलहाल फिर चुनाव हुए हैं, बंगाल के विधानसभा के नहीं, लेकिन बंगाल में जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं उसमें जिस तरीके से बीजेपी सोच रही थी कि उसको सफलता मिलेगी, वैसी सफलता नहीं मिली। बंगाल में बीजेपी जितना सोच रही थी बढ़त हासिल करेगी, गेन करेगी, प्रधानमंत्री के खुद के इंटरव्यूज हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि इस बार जब बीजेपी अपनी संख्या पार करेगा, तो 400 पार की बात कर रहे थे, तो उनका ये कहना था कि सबसे अहम भूमिका बंगाल निभाएगा। वो अहम भूमिका बंगाल ने बीजेपी के लिए नहीं निभाई। वो अहम भूमिका बीजेपी के लिए यूपी ने भी नहीं निभाई। तो बड़े दो स्टेट्स जहां से बीजेपी को बहुत उम्मीद थी, वहां पर बीजेपी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही। और इसी वजह से उत्तर प्रदेश में तो जो बवाल हो रहा है वो तो आप देख ही रहे हैं। उसके साथ साथ बंगाल में यही शुवेंदु अधिकारी, जो कि पहले से बीजेपी के नेता नहीं है, कन्वर्ट बीजेपी नेता है। और आप जानते हैं एक पुरानी कहावत है कि नया पंडित श्लोक जोर जोर से पढ़ता है, नया मौलवी जो है वो आजान जोर जोर से देता है। क्या उसी तरीके से नया बीजेपी वाला बीजेपी की राजनीति जोर जोर से कर रहा है? यहां शुवेंदु अधिकारी का एक बयान आपको सुनाना चाहते हैं। ये बयान सुनिए। আমরা জিতবো, হিন্দু বাঁচাবো, সংবিধান বাঁচাবো। আর বলবো, আমিও বলেছি রাষ্ট্রবাদী মুসলিম, আপনারাও বলেছেন সবকা সাথ সবকা বিকাশ। আর বলবো না, বলবো जो हमारी साथ हम उनका साथ, जो हमारी साथ जो हमारी साथ जो हमारी साथ हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास बंद करो, नो नीड संख्यालघु मोर्चा। ভালো থাকুন, जय श्री राम। अब इस बयान में आप देख रहे हैं कि शुवेंदु अधिकारी का यह कहना है कि प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, ये जो उनका नारा था, इसमें वो कहते हैं ये सबका आपका नहीं, सबका की जरूरत नहीं है। जो हमारे साथ है वो हमारे साथ रहे, जो हमारे साथ नहीं है वो हमारे साथ ना रहे। ये तो उन्होंने बड़ी विचित्र सी लाइन ले ली। क्या शुवेंदु अधिकारी नरेंद्र मोदी के खिलाफ जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी के ही खिलाफ बोलने लगे? क्योंकि ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास जो है वो तो प्रधानमंत्री मोदी का नारा था, समसमावेशी नारा था,
सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा था। तो क्या आप शुभेंदु अधिकारी ये कह रहे हैं कि उन्हीं का साथ जो हमें वोट दें? यानी कि कल को बीजेपी की सरकार अगर बनेगी तो फिर वो जितने प्रतिशत लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है उन्हीं की सरकार रहेगी, उनकी सरकार नहीं रहेगी जिन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया है। सोचिए नेशनल लेवल पर अगर बीजेपी इस तरीके से सोचने लगे तब तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इस लॉजिक के हिसाब से तो बीजेपी को फैजाबाद और अयोध्या पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं देना चाहिए, एकदम सब हाथ खींच लेना चाहिए। एक आरोप ये है कि खींच लिया ही है, लेकिन ये कर लेना चाहिए। फिर बद्रीनाथ में और केदारनाथ में भी, बद्रीनाथ में खास तौर से, वहां पर भी ये कदम उठा लेने चाहिए। तो ये जो लॉजिक शुभेंदु अधिकारी दे रहे हैं, ये लॉजिक कहां तक सही है? और आप ये जानिए शुभेंदु अधिकारी पहले नेता नहीं है और मैं समझ सकता हूं आखिरी भी नहीं होंगे जो लगभग इस तरफ इशारा कर रहे हैं। याद कीजिए उत्तर प्रदेश का चुनाव 2021 में, 2022 में चुनाव हुआ था और 2021 में एक इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, आजकल अलग किस्म के बवाल को झेल रहे हैं, उनके खिलाफ ही मोर्चा खुला हुआ है, लेकिन ये राग और ये लाइन उन्होंने पकड़ी थी जब एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला ये लड़ाई 80 बनाम 20 की है। बाद में वो समझाते फिरे कि 80 बनाम 20 से मेरा मतलब था 80% वो लोग जो कि बदलाव चाहते हैं, जो कि अच्छा काम चाहते हैं, और 20% वो नकारात्मक लोग जो कि आप कुछ भी कर दो, आप अपना सिर भी काट के सामने रख दोगे तो भी वो उनको कोई ना कोई दिक्कत होगी। तो उन्होंने बोला कि मैंने नकारात्मकता का पैमाना चुना था, ये हिंदू मुसलमान का नारा नहीं था। क्यों हिंदू मुसलमान की ओर वो इशारा जा रहा है? क्योंकि अगर आप एक नेशनल एवरेज देखें तो लगभग माइनॉरिटीज की आबादी 20% है और 80% जो है वो ऑलमोस्ट 80% हिंदू कम्युनिटी है। तो जब 80 बनाम 20 किया तब एक संदेश यही गया कि ये तो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं और बहुत ही स्मार्ट तरीके से हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं कि बाद में ये बोल देंगे नकारात्मक। चलिए अगर ये लाइन भी पकड़े नकारात्मक वाली, तो आपने ये कैसे पता लगा लिया, कौन से इंस्टीट्यूट ने आपको ये बता दिया कि इस देश में 20% लोग या इस प्रदेश में, यूपी में 20% लोग जो हैं वो नकारा है? कौन से सर्वे में ये चीज लिखी है कि 20% लोग जो हैं वो एंटी बीजेपी हैं? क्योंकि बीजेपी का वोट शेयर 80% तो आया नहीं यूपी में, तो फिर ये 80 बनाम 20 कैसे हुआ? ये सब हो ही रहा था और इस पर चर्चा हो ही रही थी कि अब तो शुभेंदु अधिकारी ने प्रधानमंत्री पर ही सवाल उठा दिया। अब तो शुभेंदु अधिकारी ने सबका साथ सबका विकास ही छोड़ दिया। उन्होंने बोला इसकी कोई जरूरत नहीं, जो हमारे साथ होगा हम उसका विकास करेंगे। इस लॉजिक के हिसाब से 37% या 38% अगर वोट आ रहे हैं आपको, तो फिर आप क्या सिर्फ 37% 38% की सरकार रहेंगे? कुछ कुछ जगहों पर आप 50% पार भी कर रहे हैं बीजेपी, तो क्या आप सिर्फ उन 50% लोगों के की सरकार रहेंगे, बाकी लोगों की सरकार आप नहीं रहेंगे? क्या इस देश में जो किसी और पार्टी को भी वोट डालता है लेकिन बाद में देखता है कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के हिसाब से एक्स नहीं वाई पार्टी जो है पावर में आ गई, लेकिन अगर उस वाई पार्टी का कोई चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो फिर वो सबका ही चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर होगा, फिर भले ही वोट किसी आदमी ने या महिला ने उनको ना दिया हो फिर भी। ऐसे में इस तरीके की बात करना, क्या ये एक विभाजनकारी सोच का परिचय है? और अगर शुभेंदु अधिकारी इस तरीके से बात कर रहे हैं तो क्या ये माना जाए कि बंगाल के संदर्भ में, अब आप जानते हैं कि अभी बंगाल का चुनाव फिर आने वाला है, अब से ठीक 2 साल बाद, 2021 में हुआ था, 2026 में आएगा, 24 चल रहा है। क्या शुभेंदु अधिकारी एक बार फिर, एक मर्तबा फिर वही विभाजनकारी रणनीति अपना करके अस वर्सेस देम करने की कोशिश कर रहे हैं बंगाल की राजनीति में, जो हमने 2021 में होते हुए देखी? बहुत ज्यादा बीजेपी बिल्कुल सफल हुई क्योंकि वो प्रिंसिपल ऑपोजिशन बन गई बंगाल में, लेकिन इतनी सफल भी नहीं हुई कि सरकार बना ले जाए। तो क्या ये रणनीति बिल्कुल उसी चीज को ध्यान में रख के सेम फॉर्मूला लेकर के शुभेंदु अधिकारी मैदान में उतरे हैं? और 2 बार तो ये फॉर्मूला बीजेपी के लिए उस तरीके से प्रभावी नहीं हुआ है। क्या 2026 में होगा? हम देखेंगे।
इशारों इशारों में आज इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।